everyone. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we're going to start our third chapter of class 5th, which is about safety and first aid. Okay, let's start the chapter. See, accidents happen suddenly and cause physical injury. They usually happen when we are careless. We must be careful at home, at school, in the playground, and on the road. And most accidents can be avoided if we are careful. तो स्टूडेंट्स एक्सीडेंट्स जो है यूजुअली सडनली हो जाते हैं, कभी भी कहीं भी हो सकते हैं एंड उससे फिजिकल इंजरी हो सकती है। यूजुअली इसे सब होते हैं जब हम केयरलेस रहते हैं, ठीक है। केयरलेस रहते हैं एंड उसके साथ साथ हमें क्या बहुत जल्दबाजी जब होती है तब भी एक्सीडेंट्स यूजुअली हैपेंस। सो देन वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए वेदर वी आर एट होम, इन द स्कूल, प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। जहाँ भी आप हो वहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो हमेशा करने चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। ओके, एंड मोस्टली एक्सीडेंट्स तभी अवॉइड किए जा सकते हैं इफ वी आर केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स व्हाट? इट इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही इज टेकन टू अ हॉस्पिटल। किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहली हेल्प प्रोवाइड करी जाती है उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड। ओके, एंड फर्स्ट एड जो है वो आपको डिफरेंट बर्न्स या अदर एक्सीडेंट्स के लिए भी दिया जा सकता है। एंड सभी इंजरी या सभी एक्सीडेंट्स के लिए दिए जाने वाला जो फर्स्ट एड है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। Now they have given you some more first aid. First of all, safety on the road. Okay. So road पे जो safety है वो सबसे ज़्यादा important है than ever because of the rapid increase in the number of vehicles. पहले के comparison में road पे अब safety guidelines ज़्यादा follow करी जानी चाहिए because number of accidents जो है ज़्यादा बढ़ चुके हैं roads पे because of rapid increase in the number of vehicles. Okay. Being careless, अगर हम road पे careless रहते हैं तो उससे काफ़ी serious accidents हो सकते हैं and that is why safety on the road is very important. See, first of all, they have given you many signs. ये कुछ साइन है जो हम यूजुअली रोड पे देखते हैं एंड ये साइन को अगर हम फॉलो करें सो दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ओके, उसके अलावा ये साइंस ट्रैफिक को रेगुलेट करने में भी हेल्पफुल है एंड इन साइंस को हम ट्रैफिक साइंस और रोड साइंस कहते हैं। रोड साइंस मेक यूज ऑफ पिक्चर्स एंड सिंबल। रोड साइंस पिक्चर्स एंड सिंबल्स का यूज करते हैं, सो वी मस्ट रीड एंड फॉलो द रोड साइंस फॉर अवर सेफ। Okay, these are the different road signs which they have given. Now, watch carefully the signals on the traffic light or the traffic policeman and always follow them. हमेशा जो signals traffic light या traffic policeman देता है उन्हें आपको carefully देखना चाहिए और उनको follow करना चाहिए, ठीक है। And then you should always walk on the footpath. ठीक है, हमेशा या तो आप फुटपाथ पे वॉक करेंगे या रोड की लेफ्ट हैंड साइड वॉक करना चाहिए। Then keep a safe distance. आपको उसके अलावा जो बाकी व्हीकल्स हैं उनसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए while driving. देन ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट। हमेशा आपको कार में सीट बेल्ट टाई करनी चाहिए एंड हेलमेट्स का यूज करना चाहिए व्हाइल राइडिंग ऑन अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। देन सेफ्टी फॉर वुंड्स एंड कट्स। अब वुंड्स एंड कट्स के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? सो इन केस ऑफ वुंड्स एंड कट्स, वुंड्स एंड कट्स के केस में जो जर्म्स हैं दे कैन एंटर थ्रू द दीज कट्स एंड वुंड्स इन अवर बॉडी। सो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम इन वुंड्स को इमीडिएटली ट्रीट करें। अबाउट दैट, वॉश योर हैंड्स। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए किसी भी काइंड ऑफ फर्स्ट एड को प्रोवाइड करने के लिए टू द इंजर्ड पर्सन। देन इफ वुंड और कट इज स्मॉल, अगर वो वुंड और कट काफी छोटा है तो आप उसे प्रॉपर्ली वाटर एंड सोप से सबसे पहले वॉश करेंगे एंड देन यू विल ड्राई इट विद कॉटन क्लोथ्स एंड देन उसके बाद आप वहाँ पे एक एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर अप्लाई करेंगे। थर्ड, फॉर डीप वुंड्स और कट्स, अगर बहुत ज्यादा डीप वुंड या कट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना है बाय प्रेसिंग डाउन ओवर द वुंड। और उसके बाद आपको वहाँ पे क्या उस जो कट है जो वुंड है उस पे आप ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे प्रेस करके, इसके थ्रू एक क्लीन क्लोथ पैड के थ्रू या कॉटन के थ्रू एंड तब तक आपको प्रेस करता है जब तक वो ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है। और उसके बाद ये आपको कवर द इंजर्ड पार्ट विद द बैंडेज। ओके, देन नेक्स्ट टर्निंग। टर्निंग का भी आप यूज कर सकते हो। टर्निंग क्या एक बैंडेज है जिसको टाइटली किसी वुंड के अराउंड टाई किया जाता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। देन इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग उसके बाद भी स्टॉप ना हो तो आप एक वाइड स्ट्रिप ऑफ क्लोथ का यूज कर सकते हैं उस वुंड के अराउंड रैप करने के लिए एंड उसके बाद उस वुंड को आप छोड़ दीजिए जब तक डॉक्टर खुद आके से ट्रीट नहीं करते। एंड देन लास्ट, व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, जब ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो जाए फिर उसके बाद आप वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें एंड ऑल्सो द बैंडेज ओवर इट। ओके, देन सेफ्टी फॉर नोज ब्लीडिंग। अब नोज ब्लीडिंग के केस में हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं इन हॉट समर्स डे। तो यूजुअली
जो ब्लीडिंग होती है वो हॉट समर्स डे में होती है, नोज ब्लीडिंग इन द चिल्ड्रन। एंड इस नोज ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप द पेशेंट ले डाउन अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सबसे पहले आप उस पेशेंट को नीचे लेटाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन पे। फिर उसके बाद आपको नोज को प्रेस करना है विद फुल प्रेशर। एंड थर्ड, कीप एन आइस पैक। उसके बाद आप एक आइस पैक या वेट क्लोथ को नोज के ऊपर रखेंगे एंड ऑल्सो ऑन द हेड ऑफ द पेशेंट। आफ्टर दैट, आस्क द पेशेंट। उसके बाद आपको पेशेंट को उसके माउथ के थ्रू ब्रीथ करने के लिए बोलना है, नॉट टू ब्लो हिज, और ना ही अपने नोज को ब्लो करना है उस पेशेंट को। आफ्टर दैट, इफ इट इज ब्लीडिंग हेवीली, अगर बहुत ज्यादा हेवीली ब्लीडिंग हो रही है, देन यू शुड कॉल द डॉक्टर इमीडिएट। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी फॉर स्प्रेन्स। स्प्रेन्स के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? सो व्हेन द टिश्यू अराउंड द जॉइंट गेट टॉर्न, वी कॉल इट अ स्प्रे। जब किसी एक जॉइंट के अराउंड जो टिश्यूज है टॉर्न हो जाते हैं, देन वी कॉल इट स्प्रेन। एंड स्प्रेन की वजह से स्वेलिंग होती है, कभी कभी आपकी स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है एंड दे आर वेरी पेनफुल। Okay, so in that condition, you should apply an ice pack. Yeah, ice cube also you can apply on the injured joint till the swelling subsides. Next, we have fractures. So when a bone in the body breaks, it is called a fracture. जब body की कोई भी bone break हो जाती है, टूट जाती है, we call it a fracture. तो fractured bone में काफी pain होता है and जो affected area है, it also gets swells up. वहाँ पे swelling आ जाती है। तो फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के लिए क्या क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ओन। आप फ्रैक्चर को खुद से ट्रीट नहीं कर सकते। इसकी कंडीशन में आप केवल एक फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज टू इंश्योर दैट द फ्रैक्चर पार्ट इज नॉट है। ये ध्यान रखना है कि वो जो फ्रैक्चर पार्ट है वो मूव ना करे। केवल यही फर्स्ट एड हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्चर। टेक अ मैगजीन। आप एक मैगजीन या एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड या वुड ले सकते हो, पिलो भी ले सकते हैं। ओके, एंड उसको फिर आपको उस इंजर्ड पार्ट के अराउंड टाई करना है, बिकॉज ये जो आप टाई करोगे किसी भी एक थिंग को, तो ये एक एज अ स्प्लिंट की तरह एक्ट करेगा। एंड स्प्लिंट जो है बोन के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ओके, एंड देन टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। आफ्टर दैट, सेफ्टी फॉर बर्न। समटाइम्स वी मे गेट बर्न। कभी कभी हम जल भी जाते हैं। तो किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू एनी हॉट ऑब्जेक्ट, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर क्रैकर, केमिकल या इलेक्ट्रिक शॉक। ये सभी रीजंस है ऑफ गेटिंग बर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव माइनर बर्न्स। तो माइनर बर्न्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, माइनर बर्न्स को हम अपने घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग आइस क्यूब, या उसको किसी कोल्ड वाटर के थ्रू वॉश करके, सो दैट द पेशेंट विल गेट सम रिलीफ, सो दैट पेशेंट को उस बर्निंग सेंसेशन से थोड़ा रिलीफ मिले। देन इसके बाद आप बेकिंग सोडा एंड वाटर का एक पेस्ट अप्लाई करेंगे उस बर्न सरफेस पे, सो दैट वो सरफेस जो है वो कूल हो जाए। एंड इसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम को भी आप उसे बर्न एरिया पे अप्लाई करना चाहिए। आफ्टर दैट, इट इज अ कंडीशन ऑफ सीवियर बर्न्स। अगर सीवियर बर्न्स हैं तो वहाँ पे ब्लिस्टर्स भी होंगे। तो ब्लिस्टर्स एक्चुअली हेल्प द वुंड टू हील फास्ट। एक्चुअली ब्लिस्टर्स का काम है उस वुंड को और तेजी से हील होने में हेल्प करना। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमें ब्लिस्टर्स को प्रिक या बर्स्ट नहीं करना चाहिए। और इस बर्न्ड एरिया को हमें काफी सॉफ्ट क्लीन क्लोथ या स्टरलाइट गॉज से कवर करना चाहिए इफ इट इज अवेलेबल, सो दैट हम उस बर्न्ड एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम एक्सपोजिंग इट टू द जर्म्स एंड डस्ट। एंड देन वी शुड रश टू द डॉक्टर एट द अर्लीस्ट। देन इट इज अ कंडीशन ऑफ केमिकल बर्न्स। अगर केमिकल बर्न्स की कंडीशन है, यानी कि जो बर्न है वो किसी केमिकल की वजह से हुआ है, then in that condition what you have to do is first of all remove any clothing from the affected area। उस affected area के ऊपर अगर कोई भी कपड़ा है तो आप उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद plenty of water का आपको यूज करना चाहिए to wash off that chemical। आफ्टर दैट आप उस affected area को एक स्टरलाइट क्लॉथ या गॉज से कवर करेंगे। एंड अगर केस बहुत ज्यादा सीरियस है, then you should rush to a doctor। नेक्स्ट वी हैव फॉर फायर फाइटिंग। अ फायर कैन कॉज मनी डैमेजेस। एक फायर से काफी सारे डैमेजेस हो सकते हैं एंड समटाइम फायर कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिकल फायर्स। इलेक्ट्रिकल फायर्स मस्ट नेवर बी पुट आउट यूजिंग वाटर। अगर कोई भी ऐसी फायर है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर्स को कभी भी हमें वाटर का यूज करके पुट आउट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी क्विकली ट्रैवल करती है थ्रू वाटर, और अगर एक पर्सन जो है इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा, he will get an electric shock which can be very fatal। सेकेंडली, अ फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक फायर जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है तो आप उसे सैंड या मड का यूज करके पुट ऑफ कर सकते हैं, और इवन यू कैन यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर आल्सो। देन फायर कॉज फ्रॉम अ केरोसिन स्टोव। अगर केरोसिन स्टोव के थ्रू फायर हुई है तो आप उसको हमेशा पुट ऑफ करेंगे बाय यूजिंग सैंड
या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके इस फायर को भी पुट आउट करने के लिए यू शुड नेवर यूज वाटर. देन इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल, अगर कोई फायर पेट्रोल की वजह से है, सो अगेन यू शुड नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, बिकॉज वाटर जो है उस फायर को और फ्लेम अप कर देगा. व्हेनेवर क्लोज कैचेस फायर, जब भी क्लोज फायर कैच करते हैं, चाहे वो आपकी हो या किसी अदर पर्सन की हो, तो आप उस पर्सन को ग्राउंड पे रोल करना चाहिए सो दैट यू कैन कंट्रोल द फ्लेम्स क्विकली, एंड देन यू शुड पोर वाटर ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, अगर फायर ब्लैंकेट हैंडी है तो उसे आप यूज कर सकते हो, बट वाटर इज मच बेटर. इन केस ऑफ अ मेजर फायर, अगर कोई मेजर फायर केस है, यानी कि मान लो बिल्डिंग में आपकी फायर हो चुकी है, तो वहाँ पे जो नियरेस्ट स्टेशन है उसे इन्फॉर्म किया जाए. फायर फाइटर्स जो है नॉर्मली फायर को पुट आउट करते हैं अपने फायर इंजन को यूज करके. आने का कोई स्मॉल फायर है तो आप उसको क्या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भी पुट आउट कर सकते हो. दैट इज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स. ओके, दीज आर द फायर एक्सटिंग्विशर्स. दीज आर द स्मॉल or the special instrument which are used to put out the small fires. Next is precautions to be taken to avoid fire accidents. Fire accidents को avoid करने के लिए क्या क्या precautions लेने चाहिए? Number one, do not play with fire. कभी भी आपको fire, electrical appliances, kerosene, petrol और mastic से खेलना नहीं चाहिए. फिर उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड वायरिंग है उन्हें हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए, सो दैट टू मेक इंश्योर दैट देयर इज नो फॉल्ट और ब्रेक इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द वायर. ओके, देन thirdly, kerosene और जो गैस स्टोव हैं दे शुड नॉट बी पुट ऑन द फ्लोर. kerosene और गैस स्टोव को फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. देन नायलॉन एंड जो सिंथेटिक क्लोथ्स है दे शुड नॉट बी worn while burning firecrackers. firecrackers को बर्न करते वक्त हमें नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए. एंड nor they should be worn while cooking also. Okay, because synthetic clothes जो है they catch fire very easily. आफ्टर दैट इन केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक का केस है तो आपको जितने भी डोर्स एंड विंडोज हैं उन्हें ओपन कर देना चाहिए. वन शुड नॉट स्ट्राइक अ मैस्टिक, एंड किसी भी एक पर्सन को उस कंडीशन में मैस्टिक को नहीं स्ट्राइक करना है, ना ही किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को आपको ऑपरेट करना चाहिए इफ इट इज अ केस ऑफ अ गैस लीक, बिकॉज इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हैं वो स्पार्क जनरेट करते हैं वाइल स्विचिंग ऑन और ऑफ. नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी फॉर एनिमल बाइट्स. अब एनिमल बाइट्स के लिए क्या क्या सेफ्टी है? तो जो एनिमल्स है लाइक मंकीज, डॉग, कैट, रैट, बुल, स्नेक, ये सभी कॉमन एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमंस को पसंद नहीं करते. एंड एनिमल बाइट से डेडली डिजीजेस हो सकती हैं लाइक रेबीज. ओके, द रिस्क ऑफ रेबीज इज हाई इफ बिटन बाय स्ट्रे एनिमल्स. एंड रेबीज का रिस्क सबसे ज्यादा तब होता है अगर आपको किसी स्ट्रे एनिमल ने काटा है. ठीक है, सो एनिमल बाइट के केस में आपको सबसे पहले उस वुंड को सोप एंड वाटर से वॉश करना है. Then you have to apply an antiseptic cream on the wound, and then you have to cover it with a clean bandage. And उसके बाद आप उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे इमीडिएटली. नेक्स्ट है सेफ्टी फॉर स्नेक बाइट. तो अगर एक विनोमस स्नेक बाइट का केस है जो कि काफी पेनफुल होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट एड जो है थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टाई अ टाइट बैंड. आपको क्या करना है, टाइट बैंड को टाई करना है जस्ट अबव द बाइट, उस बाइट के जस्ट अबव, सो दैट वहाँ पे जो पॉइजन का फ्लो है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उसे स्टॉप किया जा सके. एंड देन यू हैव टू टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली. ओके, एंड अगर बी या वास्प स्टिंग का केस है तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा एंड एंटीसेप्टिक क्रीम का पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. सेफ्टी फॉर पॉइजनिंग. अब पॉइजनिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी है? डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस मे बी पॉइजनस? यस. ओके, देयर आर सम थिंग्स like medicine, insecticide, perfume, paint, detergent, phenyl, naphthalene, ball, ये सभी चीजें हैं जो पॉइजनस हो सकती है इफ दे आर swallowed. ओके, सो पॉइजनिंग से एक पर्सन जो है डिजी फील करता है, ही गेट ब्लूइश लिप्स, चेस्ट पेन, फीवर और इवन हेडेक आल्सो. सो इन केस ऑफ पॉइजनिंग की कंडीशन में आपको विक्टिम को एक कंफर्टेबल प्लेस पे लेकर जाना चाहिए और उसके अराउंड क्राउडिंग यानी कि भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. We should check if he or she is breathing properly. A doctor should be informed immediately. यानी ये चेक करना है कि वो पर्सन प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं. और अगर कोई ज्यादा सीरियस है then you should take the patient to the doctor immediately. Okay, so the chapter is completed. These were the different safety measures and the first aid measures which we could provide in different accidental conditions. Okay, so let's meet in the next class and then take care, keep going, and thanks to everyone.